हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एसकेडी जोन में। हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी मानव जनन। इस चैप्टर के अंतर्गत पिछले वीडियो में हम लोगों ने अंडाणु की संरचना को डिटेल में डिस्कस किया था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पे मिल जाएगा, वहां जाकर के आप उसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे निषेचन तथा अंतररोपण यानी फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ठीक, अब क्या है कि इससे पहले कि हम लोग इन दोनों टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करें, मोटा मोटी एक आउटलाइन समझ लेते हैं कि वास्तव में निषेचन और अंतररोपण कहते किसे हैं। ठीक, तो अब देखिए क्या है कि निषेचन को तो हम लोगों ने पहले भी कई बार डिस्कस किया हुआ है। नर युग्मक और मादा युग्मक यानी मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट के संलयन को कहते हैं निषेचन। और ह्यूमन के केस में जो मेल गैमिट है वो है स्पर्म यानी शुक्राणु, और फीमेल गैमिट जो है वो है ओवम यानी अंडाणु। तो सीधा सीधा एक लाइन में कह सकते हैं कि स्पर्म और ओवम के संलयन को कहते हैं निषेचन। ठीक, और निषेचन के फलस्वरूप बनता है जाइगोट यानी युग्मनज, जो कि एक डिप्लॉयड सेल है, द्विगुणित कोशिका है। ठीक, अब अंतररोपण यानी इम्प्लांटेशन किसे कहते हैं? तो देखिए बहुत ही सिंपल है कि निषेचन के फलस्वरूप जब जाइगोट बन जाता है तो उसमें कई बार विभाजन होते हैं और बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, जिसके फलस्वरूप एम्ब्रियो यानी भ्रूण का निर्माण होता है। और एम्ब्रियो एक निश्चित अवस्था में आकर के, एक निश्चित रूप में आकर के जो यूटेरस की आंतरिक दीवार है यानी एंडोमेट्रियम, उसी के अंदर धंस जाता है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं इम्प्लांटेशन यानी अंतररोपण। यानी एक लाइन में कह सकते हैं कि एम्ब्रियो का यानी भ्रूण का एक निश्चित अवस्था में आकर के एंडोमेट्रियम में धंस जाना कहलाता है इम्प्लांटेशन यानी अंतररोपण। ठीक, तो ये एक मोटा मोटी आउटलाइन हो गया कि निषेचन और अंतररोपण कहते किसे हैं। अब चलिए हम लोग इन दोनों टॉपिक्स को बारी बारी से एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक, और सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग किसको? सबसे पहले डिस्कस करेंगे निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन को। तो सबसे पहली बात कि निषेचन की परिभाषा क्या होगी? तो अभी वही बात हो रही थी कि एक शुक्राणु तथा एक अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को ही कहते हैं निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। और ये होता कहाँ पे है? ये प्रक्रिया संपन्न कहाँ होती है? ये प्रक्रिया संपन्न होती है एम्पुला में। एम्पुला में संपन्न होती है ये प्रक्रिया, जो कि है क्या? निषेचन। ठीक, एम्पुला क्या है? फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी नली, जो एक इधर दिख रही है और एक इधर दिख रही है, इसी का ये चौड़ा वाला भाग है। ये यहाँ से लेकर के ये जो है ना, ये है एम्पुला। ठीक, और देखिए ये क्या है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। इसमें कौन कौन से अंग कहाँ कहाँ है और क्या क्या उनका नाम है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले वाले वीडियोज में डिस्कस कर लिया है बहुत ही डिटेल में। ठीक, क्या है कि ये है वजाइना, ये है सर्विक्स, ये सर्वाइकल कैनाल है, और ये जो है ये है यूटेरस, ये उसकी आंतरिक दीवार है एंडोमेट्रियम, जो रेड कलर से अंदर की तरफ ऐसे फोल्डेड बनाया गया है। ये फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी नली, एक इधर है एक इधर है, और इसका ये वाला हिस्सा जो है चौड़ा वाला ये है एम्पुला, सकरा वाला हिस्सा ये है स्थमस। ठीक, और ये जो उंगली जैसी संरचनाएं बाहर निकली हुई दिख रही हैं ये है फिम्बरी, और ये है ओवरी, एक इधर है और एक इधर है। ठीक, और ओवेरी के अंदर यहाँ पे oogenesis यानी अंड जनन का थोड़ा सा हिस्सा दिखाया गया है, जिसमें ये मान लीजिए क्या है, ये है ग्राफियन फॉलिकल, और इसी ग्राफियन फॉलिकल के अंदर से ये देखिए ये जब फटा हुआ है तो यहाँ से ये निकल करके क्या बाहर आया है? सेकेंडरी oocyte, जिस प्रक्रिया को कहते हैं ओव्यूलेशन यानी अंडोत्सर्ग। इन सारी चीज़ों को, इन सारी संरचनाओं को, इन सारे घटनाओं को, प्रक्रियाओं को हम लोगों ने पहले वाले वीडियोज़ में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक, अगर आपने अब तक वो नहीं देखा है तो पहले आप उन सारे वीडियोस को देख लीजिए, उसके बाद ये सारी चीज़ें बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएंगी, बहुत आसान है। ठीक, तो अब तक बात कितनी हुई है कि निषेचन कहते हैं शुक्राणु और अंडाणु के संलयन को, और ये प्रक्रिया संपन्न होती है एम्पुला में, जो कि ये फॉलोपियन ट्यूब का ये चौड़ा वाला भाग है, ये चौड़ा वाला भाग। ठीक, अब कौन कौन सी घटनाएं शामिल हैं निषेचन के अंतर्गत, कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, क्या क्या होता है, उन सभी घटनाओं को यहाँ छोटे छोटे पॉइंट में बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया है। इन पॉइंट्स को एक एक करके हम लोग समझते चलेंगे, और इन सारे पॉइंट्स को यहाँ इस डायग्राम के भी सहायता से बहुत आसानी से हम लोग समझ लेंगे। ठीक, तो देखते हैं। तो प्रक्रिया शुरू होती है यहाँ से। होता क्या है कि सबसे पहले
वीर्यसेचन यानी इंसेमिनेशन होता है। अब ये इंसेमिनेशन यानी वीर्यसेचन कहते किसे हैं समझिए। सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय मेल के पेनिस द्वारा फीमेल के वजाइना में सीमेन को छोड़ा जाता है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं वीर्यसेचन यानी इंसेमिनेशन। क्लियर? तो अब क्या है, सबसे पहले यही होता है कि वीर्यसेचन यानी इंसेमिनेशन होता है। और अब क्या है समझिए, उस सीमेन में, ये सीमेन जो यहां पहुंच गया वजाइना में, उस सीमेन में करोड़ों की संख्या में होते हैं स्पर्म। वो गति करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो यहां होना है ना, एम्पुला वाले भाग में। तो इनको कहां से कहां तक पहुंचना है, देखिए यहां से स्टार्ट करेंगे वजाइना से होते हुए, ये सर्विक्स है यानी ये सर्वाइकल कैनाल से होते हुए यूटेरस में आएंगे, यूटेरस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब के स्थमस में आएंगे, वहां से होते हुए एम्पुला में पहुंचेंगे। इतना सफर तय करना है उनको, ठीक। और तेज गति करते हुए पहुंचते हैं किसकी सहायता से, उनमें जो टेल है। ऊर्जा कहां से मिलती है, उनके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है। ये सारी चीजें हम लोगों ने स्पर्म के स्ट्रक्चर को जब डिस्कस किया था तब हम लोगों ने समझ लिया था, ठीक। तो अब क्या है, अगला पॉइंट वही लिखा है कि अब सीमेन में उपस्थित गतिशील स्पर्म्स तेजी से गति करते हुए अंडवाहिनी नली के एम्पुला क्षेत्र तक पहुंचते हैं। अंडवाहिनी नली के एम्पुला क्षेत्र तक पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि एम्पुला में ही फर्टिलाइजेशन होना है। क्लियर? यानी स्पर्म यहां से होते हुए, ये यूटेरस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में पहुंचते हैं। तो स्पर्म तो पहुंच गए, अब ओवम को, जो कि अभी सेकेंडरी oocyte के रूप में है, उसको भी पहुंचना है। तो अगला पॉइंट वही है कि अंडाशय से निकला हुआ सेकेंडरी oocyte भी एम्पुला क्षेत्र तक पहुंचता है। और सेकेंडरी oocyte को जनरली ओवम कहते हैं, अपरिपक्व ओवम कह सकते हैं। आपके एनसीईआरटी में ओवम ही दिया है, लेकिन वास्तव में वो है क्या, सेकेंडरी oocyte है। क्यों है ये चीज, हम लोगों ने oogenesis में बहुत ही डिटेल में समझा था, तो वो वीडियो देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में सेकेंडरी oocyte तभी ओवम में कन्वर्ट होगा जब उसको स्पर्म मिलेगा, ठीक। तो एक तरफ स्पर्म पहुंचा, दूसरी तरफ क्या है, अंडाशय से निकला हुआ सेकेंडरी oocyte भी यहां पे इस एम्पुला वाले क्षेत्र में पहुंचता है। यहां देख सकते हैं कि इस ओवरी में ये बना हुआ है, क्या है ये, ग्राफियन फॉलिकल। और इस ग्राफियन फॉलिकल में से ये बाहर निकला हुआ है सेकेंडरी oocyte, और इस प्रक्रिया को कहते हैं अंडोत्सर्ग यानी ओव्यूलेशन, ठीक। oogenesis में हम लोगों ने देखा था उसको। और ये मूव करते हुए ये पहुंच गया कहाँ, ये मूव करते हुए पहुंच गया एम्पुला वाले क्षेत्र में। और स्पर्म को ही बना देते हैं, स्पर्म यहाँ से होते हुए आएंगे, अभी बनाते हैं उसको भी। तो स्पर्म भी यहाँ आएंगे और इन दोनों का निषेचन होगा। एक चीज, हाँ दो चीजें यहाँ समझ लीजिए। एक चीज ये कि इस ओवरी से अगर निकला हुआ सेकेंडरी oocyte इस महीने, तो इस वाले ओवरी से नहीं निकलेगा। मतलब क्या है, सीधा सीधा समझिए कि अगर इस महीने इस वाले ओवरी से एक सेकेंडरी oocyte बाहर निकला, तो अगले महीने इस वाले ओवरी से निकलेगा, इस ओवरी से निकलेगा, ठीक। यानी अल्टरनेट करके दोनों ओवरी से एक महीने में इससे और दूसरे अगले महीने में इससे सेकेंडरी oocyte निकलते रहते हैं। क्लियर है? और दूसरी बात क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस समय में स्पर्म यहां से होते हुए एम्पुला वाले क्षेत्र में पहुंचा, ठीक उसी समय अगर सेकेंडरी oocyte पहुंचता है तभी फर्टिलाइजेशन संभव है। फिर से समझिए, अगर स्पर्म जो यहां से होते हुए एम्पुला वाले क्षेत्र में पहुंचा, जिस समय वो स्पर्म पहुंचा है ठीक उसी समय सेकेंडरी oocyte वहां पहुंचता है एम्पुला वाले क्षेत्र में, तभी निषेचन होगा, नहीं तो नहीं होगा। दोनों का एक ही समय में पहुंचना आवश्यक है, अनिवार्य है, ठीक। यही कारण है कि हर एक सेक्सुअल इंटरकोर्स के फलस्वरूप फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी नहीं होती है। क्लियर? यानी दोनों एक समय में पहुंचेंगे, स्पर्म उधर से और सेकेंडरी oocyte इधर से एम्पुला वाले क्षेत्र में, तभी निषेचन होगा। नहीं तो बाद में मान लीजिए कि पहले अगर स्पर्म पहुंच गया, सेकेंडरी oocyte नहीं पहुंचा, तब भी नहीं होगा, या सेकेंडरी oocyte पहुंच गया, स्पर्म नहीं पहुंचा, तब भी निषेचन नहीं होगा। दोनों एक ही टाइम में इस एम्पुला वाले क्षेत्र में पहुंचने अनिवार्य है, ठीक। तो यानी ये जो यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, ये है सेकेंडरी oocyte। अभी स्पर्म को ही बनाएंगे और इसको जूम करके यहां बनाया गया है बड़े से संरचना में, ये है सेकेंडरी oocyte। तो ये है सेकेंडरी oocyte, जिसको जनरली अपरिपक्व ओवम भी कहते हैं। इसकी संरचना को बहुत ही डिटेल में हम लोगों ने पिछले वीडियो में ही डिस्कस किया हुआ है।
इसमें कौन सी संरचना क्या है देख लेते हैं, लेबल कर लेते हैं। ये बाहर वाला जो ग्रीन कलर से दिखाया गया ना, ये जो कवर है ये क्या है, कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। ये जो ब्लू कलर से बनाया गया है इसके अंदर वाला आवरण ये है जोना पेल्यूसिडा। ये अंदर का जो ब्लैक कलर से पतला सा बनाया गया है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये है इसका न्यूक्लियस, ये जो रेड कलर से बनाया गया है ये है इसका न्यूक्लियस, और ये है इसका साइटोप्लाज्म। ठीक, अब देखिए क्या है, अब जब स्पर्म इसके संपर्क में आएगा तो कुछ अनोखे परिवर्तन होते हैं। समझिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है पहले भी कि एक बार जब सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय एक बार जो इजैकुलेशन होता है, यानी पेनिस से जो स्पर्म ये सीमेन बाहर निकलता है, तो उस सीमेन में करोड़ों की संख्या में होते हैं स्पर्म, और यहाँ पे करोड़ों की संख्या में यानी कि स्पर्म आएंगे। तो अब प्रश्न ये उठता है कि कोई एक ही स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज कैसे करता है, यानी किसी, यहाँ शुरू में लिखा है ना कि कोई एक शुक्राणु किसी एक अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को कहते हैं निषेचन, यानी करोड़ों की संख्या में आए हैं शुक्राणु, तो कोई एक ही शुक्राणु, कोई एक ही स्पर्म ओवम को निषेचित कैसे करता है, बाकी सब का क्या होता है। तो यहाँ पे ये आंसर मिलेगा आपको, बहुत इंटरेस्टिंग है, समझिए। यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र है, यानी यहाँ से वजाइना से होते हुए और एम्पुला तक का जो सफ़र है, इस लंबे सफ़र में बहुत सारे ऐसे स्पर्म हैं जो निष्क्रिय हो जाते हैं, डेड कर जाते हैं। कुछ संख्या में स्पर्म यहाँ पहुँचते हैं एम्पुला में, लेकिन एक ही कोई तो नहीं पहुँचता है, बहुत सारे पहुँचते हैं फिर भी, लेकिन एक ही क्यों होता है समझिए। ज्यों ही जो सबसे आगे पहुँचा हुआ स्पर्म है, ज्यों ही वो इसके दीवार के कांटेक्ट में आता है, इसके दीवार के संपर्क में आता है, मतलब जोन ये कोरोना रेडिएटा के, तो कोरोना रेडिएटा को चीरते हुए या भेदते हुए वो अंदर पहुंचता है। कैसे उस दीवार को वो भेदता है वो अभी हम देखेंगे। तो वो भेदते हुए पहुंचता है कहाँ, जोना पेलुसिडा के टच में आता है, यानी ये जो जोना पेलुसिडा है ना, इसके टच में आता है, ये जो ब्लू कलर से बनाया गया है, तो उसके टच में आता है ज्यों ही पहला स्पर्म, तो उसके अंदर वो तो प्रवेश कर जाता है उसको घोल करके, लेकिन उसी समय वो बहुत सारे परिवर्तन कर देता है उस जोना पेलुसिडा में, जिससे क्या होता है कि वो परिवर्तन जोना पेलुसिडा में जो होता है वो उसको इतना कठोर कर देता है कि अन्य जो बाद में आए हुए स्पर्म हैं वो उसको भेद करके अंदर नहीं प्रवेश कर पाते हैं। ठीक, यही कारण है कि कोई एक स्पर्म ही उसको कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा को भेदता हुआ इसके सेकेंडरी oocyte के अंदर पहुंचता है, और एक ही वो स्पर्म निषेचन करता है ओवम से। ठीक, तो अगला पॉइंट वही लिखा गया है कि जैसे ही एक स्पर्म सेकेंडरी oocyte के जोना पेलुसिडा के संपर्क में आता है, वैसे ही इस स्तर में, मतलब जोना पेलुसिडा में कुछ ऐसे परिवर्तन आते हैं जो अन्य स्पर्म्स का सेकेंडरी oocyte में प्रवेश को रोक देते हैं। फिर से समझ लीजिए इस चीज़ को, बहुत ही आसान है। देखिए, बहुत सारे स्पर्म आएंगे यहाँ, लेकिन टच में आएंगे बहुत सारे, इसको यहाँ बना ही लेते हैं पहले। ये कुछ ऐसे देख रहे हैं ना, यहाँ 4 स्पर्म दिखाया गया है, हालांकि काफ़ी संख्या में आते हैं। तो यहाँ पे छोटे छोटे रूप में दिखाया गया, इसी को जूम इन करके यहाँ बड़ा सा रूप दिखाया गया है। तो इसमें देख रहे हैं एक स्पर्म कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भेदता हुआ अंदर आया है, बाकी सब ऊपर ही अभी चिपके हुए हैं, ये सब अंदर नहीं आ पा रहे हैं। ये होता कैसे है कि जो पहला स्पर्म पहुंचता है उसके कांटेक्ट में आता है सेकेंडरी oocyte के, वो कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा को भेदता हुआ अंदर ज्यों ही प्रवेश करता है, ज्यों ही जोना पेलुसिडा के संपर्क में आता है, त्यों ही उस जोना पेलुसिडा से खुद तो प्रवेश कर जाता है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे परिवर्तन वो प्रेरित करता है जिसके कारण ये जोना पेलुसिडा अन्य स्पर्म के लिए अपारगम्य हो जाता है, यानी वो उससे आर पार नहीं जा पाते हैं, कठोर हो जाता है। बहुत सारे ऐसे परिवर्तन आते हैं।
ठीक। तो इसीलिए यही कारण है कि कोई एक स्पर्म ही इस सेकेंडरी oocyte या ओवम कह सकते हैं उसको फर्टिलाइज करता है। तो वही पॉइंट है, फिर से देखते हैं कि जैसे ही एक स्पर्म सेकेंडरी oocyte के ज़ोना पेलुसिडा के संपर्क में आता है, वैसे ही इस स्तर में कुछ ऐसे परिवर्तन आते हैं कि अन्य स्पर्म्स का सेकेंडरी oocyte में प्रवेश रोक देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ से आपको ये आंसर मिल गया होगा कि क्यों, क्या कारण है कि उतनी संख्या में स्पर्म जाते तो हैं लेकिन एक ही स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज क्यों करता है, बाकी सब क्या होता है। ठीक, बाकी सब स्पर्म क्या मतलब कि क्यों नहीं करते हैं उसको फर्टिलाइज। ठीक, अब क्या है, एक प्रश्न ये उठता है कि ये जो स्पर्म अंदर प्रवेश किया है वो किसकी सहायता से प्रवेश करता है। तो हम लोगों ने जब स्पर्म के संरचना को पढ़ा था तो उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना को पढ़ा था जिसका नाम था एक्रोसोम। हमने पढ़ा था कि स्पर्म के हेड पर ऊपर एक टोपी नुमा संरचना होती है जिसको कहते हैं एक्रोसोम, और उसमें एंजाइम भरे होते हैं। उसी की सहायता से फर्टिलाइजेशन के समय ये ओवम की दीवार को भेदता हुआ अंदर प्रवेश करता है। तो अगला पॉइंट वही लिखा है कि एक्रोसोम क्या है, ये हम लोगों ने पढ़ा था स्पर्म के स्ट्रक्चर के दौरान। तो एक्रोसोम जो टोपी नुमा संरचना है स्पर्म के ऊपर, हेड के ऊपर, तो एक्रोसोम में भरे एंजाइम की सहायता से स्पर्म सेकेंडरी oocyte के किसको किसको भेदता है, कोरोना रेडिएटा, ज़ोना पेलुसिडा तथा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भेदता हुआ उसके अंदर प्रवेश करता है। क्लियर। अब देखिए होता क्या है, जो एक्रोसोम में एंजाइम भरे होते हैं वो क्या करते हैं, ये जो कोरोना रेडिएटा बाहरी जो आवरण है ना इसका सेकेंडरी oocyte का, उसके जो सेल्स हैं वो क्या है, ग्रेनुलोसा सेल्स या फॉलिकुलर सेल्स कहते हैं। वो आपस में देख रहे हैं बहुत चिपके हैं, आपस में चिपके हुए हैं। तो वो जिस वो पदार्थ से चिपके हुए रहते हैं उसी पदार्थ को घोल देता है, डिजॉल्व कर देता है जो इसके एक्रोसोम के अंदर एंजाइम है वो। यानी कि कह सकते हैं कि एक्रोसोम के अंदर जो एंजाइम है वो कोरोना रेडिएटा के जो सेल्स आपस में चिपके हुए हैं उनको खोल देता है, मतलब एक दूसरे से अलग कर देता है। वो जो चिपके हुए हैं वो अलग हो जाएंगे। तो जब ये सभी सेल्स अलग हो जाएंगे तो ये जो बाहरी जो आवरण है ना कोरोना रेडिएटा का, वो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, दूर दूर हट जाएंगे सेल्स। ठीक, और जो अंदर ज़ोना पेलुसिडा है वो अभी इसके लिए पारगम्य रहता है, पहले वाले स्पर्म के लिए। वो उसी एक्रोसोम में भरे हुए एंजाइम की सहायता से उसको घोल करके और अंदर भेदता हुआ पहुंच जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी भेदता है, अंदर पहुंच जाता है। लेकिन अन्य स्पर्म के लिए वो अब अपारगम्य हो जाता है, ज़ोना पेलुसिडा। ठीक, तो वही यहाँ है कि एक्रोसोम में भरे एंजाइम की सहायता से स्पर्म सेकेंडरी oocyte के कोरोना रेडिएटा, ज़ोना पेलुसिडा तथा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भेदता हुआ उसके अंदर प्रवेश करता है। और जब अंदर प्रवेश करेगा तो हम लोगों ने डिस्कस भी किया था किसमें, oogenesis में, कि जब आता है स्पर्म वहाँ पे तो जो सेकेंडरी oocyte है उसमें मियोसिस सेकेंड को कंप्लीट कराता है, जिसके फलस्वरूप ये सेकेंडरी oocyte ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी में डिवाइड हो जाता है। ठीक, तो अगला पॉइंट वही है कि यह स्पर्म सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकेंड को कंप्लीट कराता है, जिसके फलस्वरूप क्या क्या बनता है, जिसके फलस्वरूप ओवम तथा सेकेंड पोलर बॉडी का निर्माण होता है। और जब ये ओवम मिल गया तो बात ही बन गई, स्पर्म तो है ही, ओवम आ ही गया, तो इन दोनों का संलयन होगा और निषेचन संपन्न होगा। तो अगला पॉइंट वही है कि अब यह स्पर्म तथा ओवम संलयित होकर युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण करते हैं। और जाइगोट कैसी कोशिका है, जाइगोट है 2n कोशिका, यानी डिप्लॉयड है, द्विगुणित है। क्लियर। ये दोनों क्या है, ओवम क्या है, हैप्लॉयड है, अगुणित है। स्पर्म क्या है, हैप्लॉयड है, अगुणित है। ठीक, अब इस चीज को यहां देख सकते हैं आप, यहां पे ये ज्यों ही अंदर आया तो इसको, ये जो सेकेंडरी oocyte है ना, अब इसको डिवाइड कर दिया होगा, विभाजित कर दिया, किसमें किसमें, ओवम में और सेकेंड पोलर बॉडी में। तो ये अब जब वो विभाजित कर दिया तो उसी ओवम से संलयित होकर के जाइगोट का निर्माण कर दिया। यानी ये जो संरचना दिख रही है ये है जाइगोट, एक यहाँ है जूम इन अवस्था में, यहाँ भी एक बना लेते हैं, एक यहाँ जाइगोट ऐसे बन जाएगा, ये कुछ ऐसे। यानी इसको अगर जूम इन करें, ये वाली संरचना जो जाइगोट बन गई तो यही है। इसको जूम इन करते हैं, ये कुछ ऐसे। ठीक, ये है जाइगोट जो कि
एक डिप्लॉयड संरचना है 2n है। ठीक, अब दोनों में अंतर देखिए, ये है सेकेंडरी oocyte और ये है जाइगोट। इसमें सेकेंडरी oocyte में बाहर कोरोना रेडिएटा का लेयर था। अभी जब स्पर्म आया, उन सारे कोशिकाओं को, जो ग्रेनुलोसा सेल्स जिनसे कोरोना रेडिएटा बना है, उनको हटा दिया, एक दूसरे से दूर कर दिया, चिपके थे एक दूसरे में, तो वो लेयर हट गया। अभी जो बचा है वो क्या है, जोना पेलुसिडा है, उसके अंदर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये न्यूक्लियस अभी जो है, ये न्यूक्लियस अभी ये डिप्लॉयड हो गया है। ये हैप्लॉयड न्यूक्लियस था, ये डिप्लॉयड हो गया है, जिसमें स्पर्म का भी न्यूक्लियस आकर के मिल गया है। तो ये हो गया जाइगोट। ठीक, और इसी के साथ निषेचन यहां पर संपन्न होता है, क्योंकि वही है शुक्राणु और अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को ही कहते हैं निषेचन, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है, युग्मनज यानी जाइगोट बनता है, जो कि एक डिप्लॉयड सेल है। क्लियर। और साथ ही साथ एक चीज और होता है यहां पे, इसी स्टेज में शिशु का लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन भी होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब कि यही जो निषेचन ही वो स्टेज है जब ये डिसाइड होता है कि जो उत्पन्न होने वाली संतान है वो नर होगी या मादा। उसी को कहते हैं लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन। इस लिंग निर्धारण को हम लोग बहुत ही डिटेल में समझेंगे जेनेटिक्स वाले चैप्टर में। क्लियर। तो निषेचन यहाँ पे संपन्न होता है, यानी एक शुक्राणु और एक अंडाणु का संलयन होता है, आपस में वो मिक्स होते हैं, फ्यूज होते हैं, जिसके फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं निषेचन। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग अगली प्रक्रिया यानी अंतररोपण को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं अंतररोपण यानी इम्प्लांटेशन। देखिए, निषेचन के फलस्वरूप यहाँ इस एम्पुला वाले क्षेत्र में ये जो जाइगोट बना है, ये जाइगोट अब इस्थमस से होते हुए यूटेरस की ओर बढ़ना शुरू करता है। इस चीज़ को आप लोग इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। देखिए, ये है जाइगोट, जिसको जूम इन करके यहाँ बनाया गया है। ये जाइगोट अब धीरे धीरे इस्थमस से होते हुए बढ़ता है कहाँ, यूटेरस की ओर। ये है यूटेरस। ठीक। और ज्यों ही ये जाइगोट इस्थमस से होते हुए यूटेरस की ओर बढ़ना शुरू करता है, त्यों ही इस जाइगोट में समसूत्री विभाजन होना शुरू हो जाता है। समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस होना शुरू हो जाता है ज्यों ही ये जाइगोट यहाँ एम्पुला वाले क्षेत्र से इस्थमस से होते हुए बढ़ता है कहाँ, यूटेरस की ओर, जिसके फलस्वरूप ये एक कोशिकीय है जाइगोट। इससे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 कोशिकाओं वाली संरचनाएं बनती रहती हैं। ठीक। इस चीज़ को आप लोग यहाँ देख सकते हैं। देखिए, ये इधर बढ़ रही है संरचना, ये छोटी छोटी संरचनाएं बनाई गई हैं, इसी को जूम इन करके यहाँ दिखाया गया है। देखिए, ये जाइगोट जो है ये आगे बढ़ा यहाँ, तो ये बन गया 2 कोशिकीय संरचना डिवाइड होकर के, फिर से 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। ठीक। तो यानी यही जो संरचनाएं हैं ना इसमें दिख रही हैं, यही इसी को जूम इन करके यहाँ पे दिखाया गया है। ये कुछ ऐसे, यानी यहाँ पे ये जो छोटी छोटी संरचनाएं दिख रही हैं, इन्हीं संरचनाओं को जूम इन करके यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक। और इस डायग्राम में आप इस बात को आसानी से देख सकते हैं कि ये जो जाइगोट बना है एम्पुला वाले क्षेत्र में, यहाँ पे बड़ा करके दिखाया गया है, ये जाइगोट जैसे जैसे इस्थमस से होते हुए बढ़ रहा है यूटेरस की ओर, इसमें विभाजन हो रहा है, जिसके फलस्वरूप ये विभाजित हो जा रहा है किसमें, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 कोशिकाओं में। ठीक। और इसी बात को यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखा गया है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, युग्मनज यानी जाइगोट जैसे ही इस्थमस से होते हुए यूटेरस की ओर बढ़ता है, उसमें समसूत्री विभाजन शुरू हो जाता है, जिसे विदलन यानी क्लीवेज कहते हैं। जिसे विदलन यानी क्लीवेज कहते हैं। देखिए, विदलन या क्लीवेज भी एक तरह का समसूत्री विभाजन ही है। अंतर क्या है, थोड़ा सा अंतर समझिए कि एक तो ये बहुत तेज होता है, बहुत फास्ट होता है ये डिवीजन, और दूसरा कि इसमें विदलन से क्या होता है, ये भी समसूत्री विभाजन है, जिसके फलस्वरूप कोशिकाओं की संख्या तो बढ़ती है लेकिन साइज, उनका आकार नहीं बढ़ता है। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ इतना बड़ा जाइगोट है, ये जब 2 में बटा तब भी उतना बड़ा है,
4 में हुआ तब भी उतना ही बड़ा है, 8 में बटा तब भी, 16 में बटा तब भी। यानी साइज नहीं बढ़ रहा है, केवल संख्याएं बढ़ रही हैं, विभाजित हो रहा है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 कोशिकाओं में। ठीक, तो वही बात यहाँ लिखी गई है कि युग्मनज यानी जाइगोट जैसे इस्थमस से होते हुए यूटेरस की ओर बढ़ता है, उसमें समसूत्री विभाजन शुरू हो जाता है, जिसे विदलन यानी क्लीवेज कहते हैं। अभी हम लोग यही चीज़ यहाँ पे समझ रहे थे। डायग्राम में बहुत ही आसानी से इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। ठीक, अब क्या है, अब ज्यों-ज्यों क्लीवेज होगा यानी इसमें विभाजन होगा तो इसके फलस्वरूप क्या होगा कि इसके फलस्वरूप क्रमशः 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 कोशिकाओं वाली संरचनाएं बनती हैं। यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 कोशिकाओं वाली संरचनाएं बन रही हैं। क्लियर है? अब इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, तो इन कोशिकाओं को कोरक खंड या ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। इन कोशिकाओं को कोरक खंड या ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। यानी यहाँ ये जो कोशिकाएं दिख रही हैं ना 2, 4, 8, 16, ये सभी के सभी क्या हैं, ब्लास्टोमियर्स हैं। तो यहाँ लिख देते हैं इनका नाम ब्लास्टोमियर्स हैं, यानी कोरक खंड हैं। ठीक, अब क्या है अगला पॉइंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिखा क्या है, 8 से 16 ब्लास्टोमियर्स वाली संरचना को तूतक यानी मॉरुला कहते हैं। तूतक यानी मॉरुला कहते हैं। ठीक, यानी यहाँ ये जो संरचनाएं दिख रही है ना, ये 8 कोश की है, ये 16 कोश की है, ये 2 कोश की संरचना है, 4 कोश की संरचना है, 8 कोश की संरचना और ये 16 कोश की संरचना है। तो इन दोनों संरचनाओं को क्या कहते हैं, मॉरुला यानी तूतक कहते हैं। नाम यहाँ लिख देते हैं मॉरुला। ठीक, अब क्या है, इसके बाद क्या परिवर्तन आता है, देखिए इस चीज को आप यहां देख सकते हैं कि मॉरुला तक आते आते, यही तो है ना मॉरुला, जूम इन करके वहां दिखाया गया है, मॉरुला तक आते आते ये जो संरचना है ये लगभग आ गई है कहाँ, यूटेरस के शुरुआत तक, यानी यूटेरस यहां से शुरू हो जाएगा। तो अगला पॉइंट वही है कि यूटेरस की ओर बढ़ता हुआ मॉरुला विभाजित होकर एक खोखली गेंद जैसी संरचना में परिवर्तित हो जाता है, जिसे कोरक पुटी या ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। कोरक पुटी यानी ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। क्या है ये संरचना, यहाँ देखिए, ये है मॉरुला। ठीक, जिसको यहाँ पे जूम इन करके दिखाया गया है। ये मॉरुला अब प्रवेश करता है किसमें, यूटेरस में, यानी ज्यों ही ये यूटेरस की ओर बढ़ता है एक खोखली गेंद जैसी संरचना में ये परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे इस संरचना को छोटे रूप में दिखाया गया है और इसी को जूम इन करके यहाँ दिखाया गया है। ठीक, अब वो खोखला कैसे अभी देखेंगे, यानी यही वो है संरचना जिसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। यहाँ पे जूम इन करके इसको दिखाया गया है, ये कुछ ऐसे, यानी ये जो छोटी संरचना दिख रही है ना, यही इसी संरचना की बात हो रही है। यही वो संरचना जो खोखली गेंद जैसी संरचना है, जो मॉरुला अभी परिवर्तित हुआ इसी में, और इसी को कहते हैं क्या, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ठीक, अब ये खोखली गेंद जैसी संरचना कैसे है, देखिए क्या होता है कि जब ब्लास्टोसिस्ट निर्मित हो जाता है, मॉरुला जो है वो ब्लास्टोसिस्ट में परिवर्तित हो जाता है, तो इस ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो ब्लास्टोमियर्स हैं, ब्लास्टोमियर्स क्या हैं, ये कोशिकाएं जो बनी हुई हैं, है ना, यहाँ इनको क्या कहा जाता है, ब्लास्टोमियर्स। तो जो ब्लास्टोमियर्स हैं उसके अंदर की जो ब्लास्टोसिस्ट की जो कोशिकाएं हैं वो 2 भागों में बढ़ जाती हैं। देखिए, परिधि की ओर यानी किनारे की ओर कुछ कोशिकाएं चली जाती हैं और थोड़ी सी कोशिकाएं अंदर जो बची रहती हैं वो एक तरफ हट जाती हैं, यानी बीच में खाली स्थान बन जाता है, कैविटी बन जाती है। इसीलिए इसको कहा जाता है खोखले गेंद जैसी संरचना। ठीक, देख रहे हैं ना कि बाहर की तरफ, ये देखने से लग रहा है बाहर की तरफ ये किनारे की तरफ कुछ कोशिकाएं हट गई हैं और कुछ कोशिकाएं अंदर जो बीच में हैं वो एक तरफ हट गई हैं, और बीच में ये जो खाली जगह दिख रहा है ये कैविटी अब बन गया। तो इसीलिए ये जो गेंद जैसी संरचना कैसी, खोखले गेंद जैसी संरचना हो जाती है, और इसी को कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ठीक, तो आगे वही बात लिखी गई है कि ब्लास्टोसिस्ट के ब्लास्टोमियर्स 2 भागों में बढ़ जाते हैं। किनारे की ओर के जो कोशिकाएं होती हैं या जो भाग होता है उसे कहते हैं क्या, पोष कोरक यानी ट्रोफोब्लास्ट। यहाँ लिखा भी गया है ब्लास्टोमियर्स का बना बाहरी परत, ब्लास्टोमियर का बना बाहरी परत, यानी ये है ट्रोफोब्लास्ट, और उसके अंदर ये जो गुच्छा दिख रहा है ना, रेड कलर से जो बनाया गया है कुछ कोशिकाओं का गुच्छा, उसे क्या कहते हैं, वो है अंतर कोशिका समूह यानी इनर सेल मास, यानी जो ट्रोफोब्लास्ट से जुड़ा ब्लास्टोमियर्स का भीतरी समूह होता है उसे कहते हैं क्या, इनर सेल मास। यहां नामकरण कर देते हैं।
इनर सेल मास, यानी ये जो किनारे की कोशिकाएं हैं, ये जो आवरण है किनारे वाला, उसे बाहर वाला जो आवरण है उसे कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर ये जो कुछ कोशिकाओं का गुच्छा जो ट्रोफोप्लास्ट से ऐसे सटा हुआ है, एक तरफ हट गया है, उसे कहते हैं इनर सेल मास। ठीक, और ये जो बीच में देखिए एक तरफ हट गया है तो बीच में ये कैविटी बन गई ना, एक खाली जगह गुहा एक बन गई, उसमें फ्लूइड भर जाता है, द्रव भर जाता है इसमें आते ही यूटेरस में, तो इसको कहते हैं ब्लास्टोसील। नाम लिख लेते हैं इसका भी, ब्लास्टोसील। ठीक, यानी ये जो संरचना है अभी ये क्या है, ब्लास्टोसिस्ट है। ठीक, अब यदि ब्लास्टोसिस्ट के बारे में डिटेल में आपको बताना हो तो क्या क्या व्याख्या कर सकते हैं। देखिए, एक तो ब्लास्टोसिस्ट खोखली गेंद जैसी संरचना है, दूसरा कि ये ब्लास्टोसिस्ट 32 प्लस कोशिकाओं वाली संरचना है। कैसे, क्योंकि 16 कोशिकाओं वाली संरचना है मॉरुला, और उन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। और जब वो मारुला विभाजित हुआ यानी 16 से 32 बना, तो 32 प्लस जो कोशिकाओं वाली संरचना है वही तो है ब्लास्टोसिस्ट। ठीक, तो ब्लास्टोसिस्ट 32 प्लस कोशिकाओं वाली संरचना है। अगला क्या है कि इसके जो ब्लास्टोमियर्स हैं, जो ब्लास्टोसिस्ट की कोशिकाएं हैं, जो ब्लास्टोमियर्स हैं, वो दो भागों में विभाजित हैं। परिधि की ओर यानी किनारे की ओर जो कोशिकाएं हैं उन्हें कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और उसके अंदर जो कोशिकाओं का गुच्छा होता है जो एक तरफ चिपका होता है ट्रोफोब्लास्ट से, उसको कहते हैं इनर सेल मास, और अंदर खाली जगह जो होता है, कैविटी जो होती है जिसमें फ्लूइड कुछ भरा होता है, उसे कहते हैं ब्लास्टोसील। ठीक, कुछ और बार इसके बारे में देखते हैं कि इनर सेल मास क्या होता है और ट्रोफोब्लास्ट अब क्या करता है। तो देखिए, अब आगे क्या है कि इनर सेल मास अब भ्रूण यानी एम्ब्रियो में परिवर्तित हो जाता है। इनर सेल मास अब भ्रूण यानी एम्ब्रियो में परिवर्तित हो जाता है, यानी ये जो इनर सेल मास है ना, ये गुच्छा कोशिकाओं का, यही मुख्य भूमिका निभाता है एम्ब्रियो बनाने में। ठीक, तो ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है, ट्रोफोब्लास्ट क्या देखते हैं कि ट्रोफोब्लास्ट लेयर अब एंडोमेट्रियम यानी गर्भाशय की आंतरिक दीवार से चिपक जाता है तथा गर्भाशय की कोशिकाएं तेजी से विभाजित होकर ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेती हैं। देखिए, अब यहाँ पे ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये जब इस रूप में आ जाता है, यानी ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास में विभाजित हो जाता है, बंट जाता है, तब ये बढ़ता है कहाँ, इधर एंडोमेट्रियम की ओर, जो यूटेरस की आंतरिक दीवार है उधर बढ़ता है। और क्या होता है, जो ट्रोफोब्लास्ट है वो चिपक जाता है किससे, एंडोमेट्रियम से, और जब चिपक जाता है तो ये एंडोमेट्रियम की जो कोशिकाएं हैं यानी गर्भाशय की आंतरिक दीवार की जो कोशिकाएं हैं वो बहुत तेजी से विभाजित होते हुए इसको ऐसे ऊपर से ऐसे ढक लेती हैं, यानी कवर कर लेती हैं पूरे ब्लास्टोसिस्ट को। ठीक, यानी सीधा सीधा कह सकते हैं कि ब्लास्टोसिस्ट अब एंडोमेट्रियम के अंदर धंस जाता है। ठीक, तो वही यहाँ पे देखते हैं कि अभी बना करके भी देखेंगे उसको, ट्रोफोब्लास्ट लेयर अब एंडोमेट्रियम से चिपक जाता है तथा गर्भाशय की कोशिकाएं यानी एंडोमेट्रियम की कोशिकाएं तेजी से विभाजित होकर ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेती हैं। और लास्ट पॉइंट ये कहता है कि अर्थात ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम में धंस जाता है। इसी को कहते हैं क्या, इसी को कहते हैं इम्प्लांटेशन यानी अंतर्रोपण। बस यही तो हो रहा था ना, यही हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे। ठीक, अब इस चीज़ को यहाँ बना लेते हैं, कैसे ये अंतर्रोपित हो जाएगा इसमें। ये कुछ ऐसे आप देख सकते हैं कि ये ब्लास्टोसिस्ट अंदर आया इधर की ओर एंडोमेट्रियम की ओर, इससे चिपक गया उसका ट्रोफोब्लास्ट, और ये जो एंडोमेट्रियम है इसकी भी कोशिकाएं ऐसे विभाजित होकर के तेजी से उसको कवर कर ली, ऊपर से ढक ली और उसको अंदर ले लिया, यानी कि धंस गया ब्लास्टोसिस्ट किसके, एंडोमेट्रियम के अंदर। और एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ये किस साइड से चिपकता है एंडोमेट्रियम में, तो ध्यान रखिएगा ये इनर सेल मास जिस साइड में है ना उसी साइड से, यानी ये वाला हिस्सा इसका चिपकता है, ये जो वाला हिस्सा है ना ये ट्रोफोब्लास्ट का, ये वाला ऐसे घूम करके चिपकता है, यहाँ देख सकते हैं। ठीक, ऐसे चिपक गया और उसके बाद एंडोमेट्रियम की कोशिकाएं विभाजित होकर के उसको ढक ली, अपने अंदर ले ली, यानी धंस गया अब उसके अंदर। इसी को कहते हैं इम्प्लांटेशन, यहाँ इंडिकेट कर देते हैं इम्प्लांटेशन, यानी यहाँ ये जो प्रक्रिया दिख रही है ना, ये प्रक्रिया यही है इम्प्लांटेशन यानी अंतर्रोपण। ठीक,
ब्लास्टोसिस्ट का एंडोमेट्रियम में धंसना। ठीक, तो ये रहा अंतररोपण यानी इम्प्लांटेशन। उम्मीद है कि ये प्रक्रिया आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गई होगी। जहाँ भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, जो नहीं समझ में आ रहा है, एक काम करिए कि वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर से देखिए। उम्मीद है कि समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें। ठीक, एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये रहा निषेचन तथा अंतररोपण। इस वीडियो में फिलहाल यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी सगर्भता तथा भ्रूणीय परिवर्धन के एक्सप्लेनेशन के साथ।